हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। हमने संप्रेषण की क्लास इसके पहले कर ली थी और संप्रेषण की ये सेकेंड क्लास है जिसमें हम संप्रेषण से संबंधित कुछ और चीज़ें आगे पढ़ेंगे और ये क्लास जो है बहुत कम समय की होगी, अभी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो संप्रेषण का हमने एक पहला पार्ट पढ़ चुका है, ये हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको संप्रेषण कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम संप्रेषण में आने वाली जो है संप्रेषण में आने वाली बाधाओं को आज पढ़ेंगे। ये बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो एक प्रभावी संप्रेषण क्या होता है? जब हम अपनी बातों को दूसरे तक अच्छे से पहुंचाते हैं। सरल शब्दों में यही बात है। संप्रेषण यानी क्या? अपनी भावनाओं को दूसरों को तक अच्छे से पहुंचाना। किसके माध्यम से? संदेश के माध्यम से। अब ये संदेश कैसे होते हैं और संप्रेषण कहाँ कहाँ होता है? तो क्या होता है इसमें? संवाद करने में सबसे पहले तो सुगमता होती है एक अच्छे संप्रेषण से, और अपनी बातों को जिस स्वरूप में अपने अधीनस्थों तक पहुंचाना है, यानी नीचे के कर्मचारियों तक भी पहुंचाना है, तो उसी तरह पहुंचा पाते हैं। लेकिन कभी कभी संप्रेषण के दौरान अनेक बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, है ना। तो संप्रेषण में कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे बाधा उत्पन्न होती है? यानी इन बाधाओं को क्या अवरोध भी कहते हैं कि इसके कारण में अवरोध भी उत्पन्न हो जाते हैं। और ये बाधाएं कितने प्रकार की हो सकती है? कुछ इस प्रकार की हो सकती है। अब हम देखेंगे किस किस प्रकार की बाधाएं हो सकती है। जैसे अर्थ संबंधी बाधा होती है, यानी व्यक्ति कुछ और बात बोल रहा है और किसी ने उसका कोई और अर्थ निकाल लिया। ठीक है। फिर ये भी होगा मनोवैज्ञानिक बाधाएं कि किसी भाषा किसी माध्यम किसी और संदेश को हमने कोई और चीज समझी। क्यों? क्योंकि दो व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की क्षमताएं अलग अलग होती है। संगठन की बाधाएं भी हो सकती हैं, उसकी व्यक्ति की व्यक्तिगत बाधाएं भी हो सकती है। तो प्रभावी संचार के माध्यम ने इतने प्रकार की जो दी हुई हैं 10 12 13 बाधाएं, ये सब हो सकती हैं। ठीक है, ये समझने के दृष्टिकोण से है, आपको इसको समझना है। ठीक है, वर्ड टू वर्ड रटना नहीं है। सबसे पहले तो संगठन के संरचना में भी बाधा हो सकती है। जरूरी नहीं है संगठन की संरचना ऐसी हो जिससे कोई संदेश किसी तक ना पहुंच पाए, तो ये भी एक बाधा है। फिर भाषा की जटिलता और भिन्नता। यदि कोई दूसरा भाषा का व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति अंग्रेजी में कोई बात कह रहा है और ऐसे व्यक्ति से कह रहा है अपने अधीनस्थ से जिसकी भाषा हिंदी है, इसको अंग्रेजी आती ही नहीं है। तो जब इसको अंग्रेजी नहीं आएगी तो ये कैसे समझेगा कि ये उसको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो भाषा की जटिलता हो जाएगी, भिन्नता हो जाएगी। दूसरा, यदि संदेश को उसने ढंग से नहीं सुना, ठीक से नहीं सुन पाया है, तब भी बाधा होगी। संवाददाता या और संवाद प्राप्तकर्ता दोनों में क्या है? भावनात्मक दृष्टिकोण में अंतर है, दोनों की फीलिंग्स अलग हैं, तो भी आएगी। मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी होंगी, सोचने के तरीके अलग होंगे। पद भिन्नता के कारण भी बाधाएं होंगी। मान लीजिए ये बॉस है और ये उसके एम्प्लॉय है, तो जरूरी नहीं कि ये जो बात कहना चाह रहा है ये उसका वही अर्थ निकाल रहा हो। क्यों? क्योंकि ये इसका पद अलग है, इसका पद अलग है। ये अपने हिसाब से सोचेगा, ये अपने हिसाब से सोचेगा। हो सकता है कि बात एक ही हो, निर्देश एक ही हो, लेकिन दोनों की सोच अलग अलग होगी। अवसर की अनुपयुक्तता। तो अवसर की अनुपयुक्तता के कोई सही अवसर पे कोई गलत बात बोल देना या किसी और अवसर पे कोई और बात बोल देना, तो उससे क्या होगा? अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा? अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। फिर मधुर मानवीय संबंधों का अभाव। मान लीजिए आपके किसी से संबंध अच्छे नहीं है तो आप उसकी तारीफ भी करेंगे तो क्या वो बुरा ही मानेगा? जैसे मैंने बताया था कि यदि पत्नी बहुत खूबसूरत है और तैयार हुई शादी में जाने के लिए और पूछा और उसको अचानक देखते ही उसके पति ने कहा कि वाह तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो पत्नी को जनरली क्या लगता है कि ये मेरी तारीफ नहीं कर रहा है, ये मुझे कमेंट ही कर रहा है। ये एक मानव स्वभाव होता है। फिर भौगोलिक दूरी। कोई दूर से ऐसा संबंध भेजा गया हो जो दूरी के कारण उसको नहीं पता चल पा रहा या सही से सुनाई नहीं दे रहा, नेट की प्रॉब्लम है या कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी कारण है। लोगों के हितों से भिन्नता से उत्पन्न बाधाएं। सबके हित अलग अलग होते हैं, जरूरी नहीं कि उस संबंध में उसके हित ही हो तो उस संदेश में उसका हित ही हो, तो इसके कारण भी बाधा होगी। दुर्बल पर्यवेक्षण और नेतृत्व। जो उन पर सुपरविजन कर रहा है या जो उनका लीडर है वही कमजोर है, ऐसे में भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, उसमें गैप होगा। उपयुक्त वातावरण का अभाव होगा और समय और प्रशिक्षण का अभाव होगा। हो सकता है कि समय ना हो या उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो। अब संप्रेषण मॉडल के लाभ क्या होते हैं ये देखो।
संप्रेषण मॉडल के लाभ, ये क्या करती है, संचार की प्रक्रिया को सरल बनाता और संचार में सुधार करता है, शोध और विश्लेषण को बढ़ावा देता है। तो सीई ऑसगुड, ये इसने मॉडल दिया था 1954 में, और इसने जो बताया, इसने संचार को एक सतत प्रक्रिया बनाया। तो इन्होंने बोला इनकोडर होता है, फिर उसके बाद में क्या होगा, उसका व्याख्या होगी, फिर डिकोडर होगा, संदेश होगा, फिर डिकोडर होगा, व्याख्याता होगा, फिर इनकोडर होगा। तो इन्होंने दोनों तरफ के संप्रेषण बताया, मतलब यहां से आने वाला संप्रेषण यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पहुंचा, और फिर यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पहुंचा, मतलब इन्होंने पूरा चक्र पूरा करके बताया। ठीक है, फिर है वेस्टले और मैकलीन मॉडल। इसमें क्या है, इसमें फीडबैक और शोर तत्वों को कोई साधन नहीं है, यानी इन्होंने कहा था कि फीडबैक और शोर तत्वों का कोई साधन नहीं है, ये कहीं से भी आ जाएंगे। तो इन्होंने जो मॉडल दिया उसमें बोला संप्रेषक यानी मैसेज भेजने वाला, फिर वो इनकोड हो गया मैसेज, फिर कोई मीडियम होगा, फिर डिकोड होगा और प्राप्त करने वाले को, और इनने फीडबैक और शोर को इसमें शामिल नहीं किया। फिर एक मॉडल होता है लीगल मॉडल, इसमें 6 तत्व हैं, तो ये सारे हैं 6 तत्व कि संप्रेषक है, फिर संदेश है, फिर उसका माध्यम है, फिर विवेचना होगी, फिर प्राप्तकर्ता होगा और प्रतिक्रिया करेगा। फिर है विल्बर श्रेम मॉडल। ये मॉडल क्या है, मूलतः इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से लिया गया और इसमें फीडबैक को भी संचार में अनिवार्य तत्व माना गया। उसने कहा कि भाई जब तक दो तरफा सड़क की तरह होता है, मतलब इसका कहना है कि संचार दो तरफा सड़क की तरह होता है। ऐसा नहीं होता कि केवल संदेश भेजने वाला भेज देगा और अगले वाले ने सुना नहीं सुना, क्या किया, इसके बारे में आप कुछ नहीं जान रहे हो तो आप कह दो कि संप्रेषण पूरा हो गया। तो ऐसा नहीं होता। संदेश भेजने से लेके उस तक पहुंचने और वापस संदेश प्राप्त होने, मतलब फीडबैक तक वापस आने तक पूरी जो प्रक्रिया है यही संप्रेषण होती है, इसका ऐसा कहना था। तो इसका जो मॉडल है वो इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के लिए था और इसमें फीडबैक को संचार का अनिवार्य तत्व माना है कि बिना फीडबैक के संचार पूरा नहीं हो सकता। ठीक है, अब एनकोडिंग डिकोडिंग, ये तो मैंने आपको समझाया था, फिर से बता दे रही हूं। एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है कि प्रेषक जो संदेश भेज रहा है अपने विचारों को एक संदेश में अनुवादित करता है, यानी अपना जो संदेश है उसको भेजता है और फिर क्या करता है, जो प्राप्तकर्ता होता है उस संदेश की व्याख्या करता है, डिकोडिंग करता है। इससे क्या होता है कि इस प्रकार के प्रभावी संचार करने से गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट एनकोडिंग और सटीक डिकोडिंग होने की आवश्यकता होती है। आप ऐसा समझिए, मान लीजिए एक संदेश, जैसे पहले समय, मान लीजिए कोई वाक्य लिखा है, रेखा पानी लेने गई और गिर गई। ठीक है, ये है रेखा पानी लेने गई और गिर गई। ऐसा है, एक चिट्ठी लिखी यहां से मान लीजिए किसी को कि रेखा पानी लेने गई और गिर गई। अब जरूरी नहीं कि जो पढ़ने वाला है वो उसको वैसा ही पढ़ रहा हो, वो ये भी तो पढ़ सकता है कि रेखा पानी लेने गई और नल पढ़ के वो कहे कि गिर गई। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्दों में यदि हम कामा या उसका जो पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, यदि उनका सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो वो शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे एक सेंटेंस होता है जा मत आ। ठीक है, अब ये है जा मत, अब देखिए जा मत आ, इसका अर्थ क्या है, मत जा, जा मत आ जा। अब इसी को हम पढ़ें जा और कॉमा लगा दो, लिख दो मत आ, तो इसका अर्थ बदल गया ना, सिर्फ एक कॉमा से अर्थ बदल रहा है। तो ये क्या कह रहा है, ये यही कहना चाह रहा है कि आप जो संदेश भेज रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, उसकी एनकोडिंग प्रॉपर होना चाहिए और जो पढ़ने वाला है वो प्रॉपर उसको डिकोड करके पढ़े, मतलब गलत अर्थ ना पढ़ ले। ठीक है, फिर प्रतिक्रिया, तो ये क्या कहता है कि संचार भी एक लूप की तरह होता है, मतलब एक सीधी रेखा नहीं है कि यहां से गया और यहां तक पहुंच गया, ऐसा नहीं। वो कहता है कि संचार ऐसा है कि यहां से गया, फिर इसको मिला, फिर इसने फिर अपना संदेश भेजा, फिर यहां से फिर संदेश आया। तो ये क्या एक लूप है, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, ये ऐसे चलती रहेगी। ओके, ये इस बात को कहता है। अब एक है लॉसवेल, इसका एक मॉडल है, हेराल्ड लॉसवेल जो है 1948 में इसको प्रतिपादित किया था और ये संचार प्रक्रिया का एक शाब्दिक मॉडल है। ठीक है, बार्लो SMCR मॉडल, ये मॉडल संचार को निम्न 4 प्रमुख भागों में विभाजित करता है, प्रेषक, संदेश, चैनल और प्राप्तकर्ता। ठीक है, और
ये क्या कहता है, प्रत्येक भाग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार। इनने बोला कि हर भाग को कौन सी चीज प्रभावित करती है, तो प्रेषक को कौन करेगा, संचार कौशल, संदेश को कौन करेगा, नजरिया, ज्ञान चैनल, सामाजिक प्रणाली और संस्कृति। ये सारी चीजें जो हैं ये सबको प्रभावित करेंगी। मतलब ये जो चारों चीजें हैं इन सबको ये सारी चीजें प्रभावित करेंगी। फिर आता है एक अरस्तु का संचार मॉडल। ये संचार मॉडल क्या कहता है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो सिर्फ ये 4 चीज पूछेगा, ठीक है। SMCR का फुल फॉर्म पूछेगा, SMCR का फुल फॉर्म पूछेगा, तो ये चारों SMCR का फुल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा इसका फुल, हाँ वो भी बता देती हूँ इंग्लिश में, नहीं तो पूछो इंग्लिश क्या है। तो ये सोर्स, फिर क्या है मीडियम, सॉरी सोर्स, फिर मैसेज, फिर क्या है चैनल और रिसीवर, ठीक है। अब अरस्तु संचार मॉडल, ये संचार मॉडल लोगों को संप्रेषित करने का तरीका है, मतलब जो वो कहते हैं अपनी बात को भेजने का तरीका है। ये क्या करता है, दर्शकों को प्रभावित करने और उनको विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करवाने के लिए भी काम करता है, ओके। यह मॉडल दर्शकों की इच्छानुसार प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करने में वक्ता की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह संचार मॉडल उन बिक्री, विपणन, बातचीत और सार्वजनिक भाषण जैसे विभिन्न व्यावसायिक परिदृश्यों में काफी उपयोगी साबित हुआ, जहां पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। कुल मिलाके ये कहता है कि इस मॉडल में ये बिक्री की बात कर रहा है, विपणन की, बातचीत की, सार्वजनिक भाषण जैसे सारे जो व्यावसायिक चीजें हैं, इसने कहा ये जितनी व्यावसायिक चीजें हैं ये सब के लिए मॉडल उपयोगी है, क्योंकि इसमें दर्शकों को प्रभावित करने और उनसे विशिष्ट प्रतिक्रिया करवाने की वक्ता की क्षमता पे ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब ऐसा हम प्रस्तुतिकरण ऐसा होता है जिससे जो लोग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं और इससे बिक्री बढ़ जाती है किसी चीज की, ठीक है। अब देखिए संप्रेषण में किसका अर्थ है ना, किसका अर्थ संप्रेषण में, तो कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर एक है इसका अर्थ कीप इट शॉर्ट और सिंपल, और एक है कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। तो ये एग्जाम के लिए याद कर लेना, पूछ भी सकते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ओके। अब संचार का नेटवर्क या मार्ग, तो संचार के 2 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, एक औपचारिक, अनौपचारिक। हम औपचारिक और अनौपचारिक इतना पढ़ चुके हैं कि आपको अब तक औपचारिक और अनौपचारिक एकदम क्लियर हो चुका होगा कि औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। अब औपचारिक में देखो श्रृंखला नेटवर्क है जिसमें संदेश क्या है, ऊपर, केवल ऊपर जाता है या नीचे आता है। सितारा नेटवर्क है, ये व्हील टाइप का नेटवर्क होता है। देखो ये श्रृंखला नेटवर्क ऐसा होता है औपचारिक, ये ऐसा चलेगा, मैंने इसके पहले भी बताया था, ये ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है। व्हील नेटवर्क क्या होता है, सर्वाधिक केंद्रीकृत होता है ये, ठीक है। ये ऐसा होता है, ये बीच में होता है, ये इसको भी देगा संदेश, इधर भी देगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा। तो ये क्या ऐसे पहिए समान होता है, आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये पहिए जैसा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है व्हील। फिर एक है व्रत नेटवर्क, इसमें समूह सदस्य पड़ोसी से बात करता है, तो अब आप सोचोगे व्रत तो ये भी है, इसमें क्या ये बीच वाले से सब जुड़े हुए होंगे, ओके। और जो व्रत वाला होता है, व्रत वाला देखो, व्रत वाले में ऐसा व्रत होगा, ये केवल इससे बात करेगा, ये केवल इससे बात करेगा, ये केवल इससे बात करेगा, है ना। आपस में ये लोग इधर उधर बात नहीं करेंगे, बस यही चक्र में ही बात करते रहेंगे। और एक होता है सभी मार्ग नेटवर्क, तो ये क्या होता है, ये सबसे विकेंद्रीकृत होता है, मतलब कोई यहाँ है, कोई यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ है, तो ये इससे भी बात करेगा, इससे भी, इससे भी, ये इससे भी बात करेगा, इससे भी बात करेगा, इससे भी बात करेगा, ये इससे भी बात करेगा, इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, और ये इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, मतलब हर कोई हर किसी से बात करेगा। तो ये होगा सभी मार्ग नेटवर्क, ठीक है। अब आता है अनौपचारिक संचार नेटवर्क। तो अनौपचारिक संचार नेटवर्क देखो, इसमें क्या है, एकल वलयक नेटवर्क, सिंगल स्टेट नेटवर्क। इसमें सूचना एक सदस्य से दूसरे सदस्य तक और दूसरे से तीसरे तक पहुंचती है, ओके। यानी ये वही है एक से दूसरा, लेकिन ये अनौपचारिक की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई निर्देश आदेश नहीं है, ये अनौपचारिक नेटवर्क की बात कर रहा है। दूसरा होता है गपशप नेटवर्क, इसमें किसी से भी कोई भी बात हो सकती है, मतलब एक व्यक्ति है ये इससे भी गपशप कर सकता है, किसी से भी कोई भी मिल गया उसी से गपशप हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कोई निश्चित संरचना नहीं होगी। तीसरा होगा संभाव्यता नेटवर्क। तो संभाव्यता को क्या होगी कि एक
स्थान से दूसरे स्थान पर, या एक व्यक्ति केवल इसी से बात करेगा, इसकी संभावना ज्यादा है। भाई आपसे, आप अपने घर से बाहर निकले तो आप किससे बात करोगे, इसकी संभावना कैसे तय होती कि जो आपके घर में, घर के पड़ोस में सबसे बाजू में सबसे पहले आप उसी से बात करोगे, इसकी संभावना ज्यादा है। तो ये भी संभाव्यता वाली बात करता है। फिर आता है झुंड और समूह नेटवर्क, इसको क्लस्टर नेटवर्क भी कहते हैं। तो इसमें कुछ खास चयनित लोगों तक ही होता है। और कीट डेविस के अनुसार ग्रेपवाइन नेटवर्क सबसे लोकप्रिय और संगठनों में आमतौर पर प्रचलित है। मैं आपको बता दूं, एग्जाम में अगर आता है ग्रेपवाइन नेटवर्क किसने दिया था, कीट डेविस ने दिया था। इसको अच्छे से याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है संप्रेषण की आधुनिक विधियां। तो संप्रेषण यानी हम अपना संदेश कैसे पहुंचा सकते हैं। तो एक ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, मोबाइल से संदेश भेज सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, एमएमएस, अब तो एमएमएस एसएमएस खत्म ही हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है, वीडियो कॉलिंग होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं अपना संदेश। वायरलेस नेटवर्क होता है, वायरलेस नेटवर्क में क्या वाईफाई आ जाएगा, ब्लूटूथ आ जाएगा, इंफ्रारेड आ जाएगा। क्लाउड संदेशित सेवाएं होती है, वेबकास्टिंग होती है, पॉडकास्टिंग होती है, मतलब जो यूट्यूब में आप देखते हैं पॉडकास्ट, वेबकास्ट, ये सब है, ठीक है। अब संचार कौशल को सुधारने के तरीके कि हम अपने संचार को, कौशल को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे सुधारें, कैसे हम सुधार सकते हैं, इसके क्या तरीके होते हैं। तो इसके लिए कुछ बुनियादी चीजें वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रतिपुष्टि को प्रोत्साहित करना, मतलब फीडबैक लेना। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अब मैं आपसे फीडबैक लेती हूँ कि बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबको ही थम्स अप करिए। जब आप थम्स अप करते हैं तो मुझे समझ में आता है यस आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सबको लाइक कर दीजिए, अभी वीडियो देख रहे हैं सबको लाइक कर दीजिए। तो जब मैं ऐसा कहती हूँ तो क्या होता है, इसका मतलब है कि आप लोग जो सब देख रहे हैं, आप लोग जो सब देख रहे हैं वो सब वीडियो को लाइक कर दें, और इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब अधीनस्थ जल्दी ही जान लेता है कि नेता क्या चाहते हैं और कौन सी सूचना उन तक पहुंचाना चाहते हैं, किंतु अधीनस्थ भय के कारण ऊपर गलत खबर पहुंचाएंगे या नकारात्मक फीडबैक करेंगे, इसकी संभावना नहीं होती है। सही फीडबैक करने के लिए, सही फीडबैक देने के लिए ये कुछ चरण बताए गए कि ये कैसे मदद करते हैं। अब इनको देख लीजिए। अपने अधीनस्थों से कहे कि आप फीडबैक चाहते हैं, अच्छा या बुरा, दोनों तरह का आप बताइए। तो दोनों तरह की चीजें सुननी चाहिए, अच्छी भी और बुरी भी। इससे क्या होता है, आपको सुधार का अवसर मिलता है, आप सुधार पाते हैं। प्रत्येक चीज और मुद्दों पर असहमति का स्वागत कीजिए। यदि हो सकता है कि लोग आपसे सहमत भी हो और हो सकता है कुछ जगह असहमत भी हो, तो जो असहमत है उनको भी सुनिए, उससे भी सुधार की गुंजाइश होती है। उन क्षेत्रों को पहचानो जिसमें आप फीडबैक पाना चाहते हैं, मतलब आप बताइए स्पेसिफिक है, मुझे इस चीज में आप फीडबैक दीजिए। मुद्दे और क्षेत्र संगठन की सहायता कर सकते हैं और उन पर फीडबैक पाने के लिए अपनी इच्छा अवश्य जाहिर कीजिए कि भाई इस मुद्दे पर या इस संगठन पे, इस बात पर मुझे आपको फीडबैक अवश्य देना है। मैं चाहती हूँ कि इस पर आप फीडबैक दें, इससे हम क्या कर सके और सुधार कर सके, ठीक है। फिर फीडबैक को प्रोत्साहित करने के लिए मौन का प्रयोग करें, मतलब जिन मुद्दों पर अधीनस्थों ने टिप्पणी की है उन पर बात करने के बदले फीडबैक को प्रोत्साहित कीजिए और सुनिए। मतलब यदि आपका कोई अधीनस्थ, आपका कोई कर्मचारी आपको फीडबैक दे रहा है कि ये ठीक नहीं है, इसको हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो अपनी बात बीच में मत करो, उसको बोलो कि हाँ तुम और बताओ और क्या सुधार कर सकते, उसकी सुनिए, ठीक है। ये कह रहा है। आप गैर शाब्दिक संकेतों पर गौर करना है। तो गैर शाब्दिक संकेतों पर कैसे गौर करना है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, गैर शाब्दिक के साथ साथ गैर शाब्दिक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, मतलब, और ऐसे गैर शाब्दिक संकेतों को समझने की कोशिश कीजिए। ये किसकी बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज की, ठीक है ना, कि हम शब्दों से मौखिक रूप से तो कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से भी किसी को मना करना या किसी प्रकार की अच्छे इशारे भी करते हैं। तो ये सब गैर शाब्दिक चीजें होती हैं, ठीक है। फिर आता है प्रतिपुष्टि के समय के नियोजन पर विचार कीजिए, मतलब फीडबैक हमें कब देना है, एक बेहतर फीडबैक कैसा हो सकता है, इसके बारे में ये बात कर रहा है।
और बेहतर फीडबैक से क्या होगा, अधिक लाभ प्राप्त होगा। और फीडबैक को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, आप संचार को क्या है, प्रभावी रूप से सुनना चाहिए, जो संप्रेषण उसको सुनना चाहिए उचित रूप से एवं वक्ता के बोलने के समय तक सुनना अति आवश्यक होता है। अपनी श्रवण क्षमता को सुधारने के लिए आप निम्न प्रयास कर सकते हैं। मतलब आपको सुनना है तो सुनने की क्षमता को कैसे सुधार सकते हैं वो ये बता रहा है। तो सबसे पहले तो सुनने की तैयारी कीजिए, शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी उपस्थित रहिए। ऐसा नहीं कि सामने तो बैठे और मन कहीं और है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सुनना चाहिए। विचारों को सुनिए, केवल तथ्यों को नहीं, यानी सिर्फ उसका तथ्य भर नहीं सुनना है, उसके विचार भी सुनने कि वो क्या कह रहा है। और अपने आप में तथ्य रुचिकर हो सकते हैं, किंतु तथ्यों को दिए जाने का कारण प्रायः उनका सामान्यीकरण करना होता है। मतलब तथ्य हमेशा इसीलिए बताए जाते हैं ताकि आप सामान्य रूप से उसको दे सके, और एक विचार को समझने के लिए तथ्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, खुली मानसिकता रखना, बंद मानसिकता नहीं रखना है। खुली मानसिकता रखेंगे तभी आप किसी और की बातों को अच्छी समझ पाएंगे, उसको वो जो कहना चाह रहा है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। संदेश के केवल एक कोई खास भाग को नहीं सुनना है जिससे आप सुनना चाहते हैं, और ध्यान देने या केवल सुनने से बचना चाहिए। ठीक है, मतलब केवल सुनने के लिए ही नहीं सुनना है, हमें ध्यान से सुनना है, और केवल एक भाग नहीं सुनना है कि जो हम चाहते हैं हमने बस वो सुन लिया, बाकी नहीं सुना। हमें सारी बात सुननी है और उस बात की गंभीरता को समझना है। गति विशिष्ट से लाभ प्राप्त कीजिए। वक्ता जिस गति से बोलता है और उससे अधिक गति से श्रोता सुनते हैं, तो क्या करना चाहिए, इस समय का प्रयोग संदेश की व्याख्या करने में कीजिए। उस संदेश वो क्या कहना चाहता है उसकी व्याख्या कीजिए। फिर क्या है, अपने शब्दों, अपने आप को वक्ता के स्थान पर रखिए, कि जो व्यक्ति कह रहा है अपने आप को उसके स्थान पर रखो, और फिर समझो कि इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, ये किस बारे में बात करना चाह रहा है, और आप वक्ता के ज्ञान, पृष्ठभूमि और विषय पर पकड़ के बारे में क्या जानते हैं, कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो उस पे कितना ज्ञान है, वो या वो किस बारे में बात करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। अब संचार संबंधी भ्रम को कम करें। देखो, संचार के संबंध में कुछ भ्रम होते हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन ये आपकी समझ के लिए दिया है। सबसे पहले तो शब्दों के अर्थों की गलत व्याख्या। हम बहुत सारे शब्दों के अर्थ की गलत व्याख्या करते हैं, तो उससे क्या होता है, संदेश में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जहां दो एक जैसे शब्द आते हैं वहां पे भी समान अर्थ के शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। समान शब्द के लिए भी अलग अलग अर्थ होते हैं। हर जगह हर शब्द का एक ही अर्थ नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जैसे मूवी हॉल को देख ले एग्जाम्पल में, मूवी हॉल, सिनेमा, थिएटर, ये दोनों के अर्थ समान है। ठीक है, लेकिन इस पर निर्भर करता है कि कौन बात कर रहा है, कि कौन व्यक्ति इस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए शब्दों के अर्थ की व्याख्या सही होनी चाहिए ताकि भ्रम उत्पन्न ना हो। दूसरा होता है कार्यों की गलत व्याख्या। भाई, समान कार्य अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ दे सकता है। ठीक है, हर किसी के लिए हर चीज एक ही अर्थ नहीं देगी, हर किसी का अलग अलग अर्थ होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने विचार करने की क्षमता अलग है। तो इससे क्या होता है कि हमको किसी भी कार्य की गलत व्याख्या नहीं करना चाहिए। पहले कार्य जो बहुत सारे हैं तो हमें देख लेना चाहिए कि इसकी जो व्याख्या हो रही है वो सही हो सकती है या गलत हो सकती है, दोनों ही हो सकती है। तो हमें दोनों परिस्थितियों पर सोच विचार के निर्णय लेना चाहिए। फिर गैर कार्य प्रतीकों की गलत व्याख्या। दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें होती है जिनके बारे में आप कुछ भी कह सकते हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं, जो कार चलाते हैं, कमरे में जो वस्तुएं, ये सभी चीजें आपके संदर्भ में संचार करती है। तो क्या होता है कि व्यक्ति जो है परिवेश को देख के बहुत सारी चीजों का अनुमान लगा लेता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे होता है कि हम क्या करते हैं कि कई बार जो काम है या जो संदेश है उसको देखे बिना सिर्फ प्रतीकों के माध्यम से ही सामने वाले का अंदाजा लगा लेते हैं कि कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति वो आपसे मिलना चाहता है और आधा घंटा लेट आता है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो व्यक्ति है सुस्त है, ये इतना मतलब ये अपने काम को लेके गंभीर नहीं है। ठीक है, फिर वाणी की गलत व्याख्या। तो वाणी की गुणवत्ता, जो हम बोलते हैं वो गुणवत्ता, मेधा और प्रकार से ये सभी समझ को प्रभावित करते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसा बोल रहे हैं और इसका सामने वाले पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है, इसको ये बताती है। जैसे कि हमेशा क्या कहा जाता है कि मीठी वाणी बोलिए,
इसका अर्थ क्या है कि ऐसा बोलिए। मीठी वाणी का मतलब हमेशा नहीं कि हमेशा एकदम शक्कर घुला हुआ बोलना है। इसका अर्थ ये है कि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को सही समझ में आना चाहिए, जिससे सुनने वाला भी खुश होना चाहिए, या उसको ये समझ में आए कि आप जो बोल रहे हैं आप किस बात पर बल देना चाहते हैं, आपका उच्चारण सही है कि नहीं, व्याकरण संबंधी चीजें आपकी सही है कि नहीं, शुद्धियां हैं या नहीं है, आपके बोलने में कहीं अशुद्धि तो नहीं है, आपके बोलने का तरीका कैसा है, आपका स्वर कैसा है, बल कैसा है, ये सभी कारक किसको प्रभावित करते हैं। तो एक अच्छा जो वक्ता होता है उसके अंदर ये सारी चीजें होती है। और एक प्रभावी संप्रेषण तभी बनता है जब बोली गई व्यक्ति के संदेश को सामने जो सुनने वाला श्रोता है उसको प्रॉपर तरीके से समझ में आए और उसका वो प्रॉपर फीडबैक दे। तो जब ये एक पूरा चक्र पूरा होता है तब एक प्रभावी संप्रेषण पूरा होता है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये संप्रेषण वाला जो टॉपिक है वो पूरा यहाँ समाप्त होता है। और इसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ तक पढ़िए, एग्जाम पास करना है, बस इस उद्देश्य से पढ़िए, कहीं कोई फोकस मत करिए, सिर्फ एक सूत्रीय मकसद, आपको अपने लक्ष्य के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन लेना है, सिर्फ सिलेक्शन लेना है, सिर्फ सिलेक्शन लेना है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सब कोई लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच।